नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास में। पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, आप सभी को ये पसंद आ रही है, मुझे कमेंट से जानकारी मिल रही है, तो ये मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं अच्छे से आपको करंट अफेयर की क्लास है उसमें और ज़्यादा बढ़िया मटेरियल, ना कम ना ज़्यादा, जो अपने काम का है RAS के लेवल का, वो उपलब्ध करवाऊँ। आज का हमारा जो पहला करंट न्यूज़ है ये है कि ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के पास हरदोई है वहाँ से किया है। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? ये ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे है, मेरठ से लेके प्रयागराज तक, ये यूपी के 12 जिलों को जोड़ता है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। अभी तक देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी जो लंबाई है वो है 594 किलोमीटर का और ये जो सफ़र है उसमें 5 से 6 घंटे की कटौती कर रहा है। पहले इसमें 11 से 12 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे लगेंगे। ये 594 किलोमीटर लंबा है। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सबसे लंबा अपना एक्सप्रेसवे बनेगा वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इस प्रोजेक्ट की 2027-28 तक शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन वर्तमान में अगर प्रश्न आता है कि सबसे लंबा हमारे देश का एक्सप्रेसवे कौन सा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जो किसको जोड़ता है? मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। इस न्यूज़ के अंदर हम देखें तो 6 लेन है, 14 ओवरब्रिज हैं, 7 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 32 फ्लाईओवर, 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है। ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि आजकल भारत सरकार क्या है, जितने भी एक्सप्रेसवे बना रही है उसके ऊपर एक युद्ध का अगर माहौल बनता है तो उसमें इमरजेंसी की स्थिति में लैंडिंग करवाने के लिए हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए जो हमारे एयरपोर्ट स्टेशन साथ में लगता है, वहीं आसपास हवाई पट्टी के रूप में उसका निर्माण करवाती है। यानी उतना जो वो एक्सप्रेसवे ना वो स्पेशल बनाया जाता है उतनी दूरी का। जैसे ये 3.5 किलोमीटर है तो ये आसानी से लैंडिंग टेक ऑफ के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये हो गई हमारी पहली न्यूज़, देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे। इसके बाद है ईरान युद्ध से बदली पश्चिम एशियाई देशों की कूटनीति, ओपेक में बड़ी दरार। ओपेक है ऑयल एक्सपोर्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स कंट्रीज, इसमें से UAE है, उसने अपने आप को हटा लिया है और घोषणा की है कि 1 मई से मैं इसका सदस्य नहीं रहूँगा। तो हमारे लिए ओपेक के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो गया है। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। तो 1960-62 में जितने भी कंट्रीज थी जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन कर रही थी ऑयल का, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि वो जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कर सके और उसकी डिमांड और सप्लाई है उसको कंट्रोल करके जो ऑयल प्राइसिंग है उसमें भी फ्लक्चुएशन कर सकें। ये बगदाद सम्मेलन में हुआ था 1960 में। शुरू में इसमें 5 देश सदस्य थे, जिनमें थे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। सिर्फ वही देश थे जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। बाद में इसमें ऐड होते गए दूसरे देश और वर्तमान में 12 सदस्य देश हैं इसके। अभी तक 12 में UAE शामिल है क्योंकि कल 1 तारीख है, 1 तारीख के बाद उसने हटने की घोषणा की है। तो जब UAE हट जाएगा तो इसमें 11 सदस्य रह जाएंगे। UAE इसमें कब जुड़ा था? 1967 में, 1967 में UAE है वो ओपेक का सदस्य बना था। बाद में फिर कुछ और देश भी ऐड होना चाहते थे जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज थी, ये कंट्री थे। तो 2016 में ओपेक प्लस है उसका निर्माण हुआ और इसके अंदर 22 कंट्रीज है। इसमें जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज है और बाकी जो दूसरे देश हैं, कंट्रीज हैं, वो सारे शामिल हैं। तो इसमें 21 रह जाएंगे जब UAE बाहर हो जाएगा। अब UAE की हम मैप पर देखें तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, जो आपको सैफरॉन कलर में, भगवे कलर में दिख रहा है। इसके पड़ोसी देश की बात करें तो ओमान, यमन, ओमान इधर है, यमन, सऊदी अरब है इधर, ईरान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको भी थोड़ा सा टच करता है। किस लिए बनाया गया था ओपेक? टू कंट्रोल ऑयल प्राइसेस, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई मेंटेन करने के लिए। पहले क्या था कि कंपनियों का इस पे प्रभुत्व था ऑयल प्रोडक्शन पर, उसको किस पे ट्रांसफ़र करना था? कंट्री पे, कि जो मुनाफा है वो सारा कंपनियां खा जाती थी। अब वो ये चीज़ है वो कंट्री के अधीन लाएगी, यानी एक तरह से इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। जितने भी ये तेल के कुएं थे, ये कंपनियां थी, तो उसमें फिर प्रॉफिट था वो भी किसको ट्रांसफ़र हो गया?
कंट्रीज को ट्रांसफ़र हो गया। कोऑर्डिनेट ऑयल प्रोडक्शन, डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। स्टेबलाइज ग्लोबल ऑयल मार्केट, कोई भी क्राइसिस वगैरह की स्थिति आती है तो उस समय ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए ये संगठन है वो बनाया गया था। तो ये हो गया ओपेक से रिलेटेड। क्यों हुआ है यूएई से अलग? यूएई से अलग इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो इसमें ईरान ने काफ़ी ज़्यादा इस पर अटैक किए हैं, लेकिन कोई भी दूसरे देश हैं इसकी हेल्प के लिए या इसके समर्थन में नहीं आए हैं। इसको अलग से कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है। दूसरा, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद किया है, प्रतिबंध लगाए है उस पर ईरान ने, तो इसका जो ऑयल का प्रोडक्शन वगैरह है वो बहुत कम हो गया है। अब हमारे राजस्थान में क्या है, स्वयं जनगणना शुरू हो रही है। कब से हो रही है? शुक्रवार से शुरू हो रही है। स्वयं जनगणना मतलब है एक पोर्टल दिया गया है ऑनलाइन, उस पर व्यक्ति है वो खुद अपने परिवार की जानकारी है वो अपलोड करेंगे, डाटा डालेंगे, बाद में चेक करने आएंगे, वो उनसे मिलान करेंगे। तो इस स्वयं गणना में कितने प्रश्न हैं? 33 प्रश्न पूछे गए हैं। सारी चीज़ें हैं, घर परिवार से जुड़े प्रश्न, व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधि, सुधार का भी ऑप्शन है। इसमें एक ये चीज़ भी दी गई है कि असली नकली प्रगणक की पहचान कैसे करें। यानी कई बार क्या है, अब इसमें फ्रॉड भी काफ़ी होंगे। जैसे जनगणना हो गई, आधार कार्ड नंबर से लेके अंगूठा लगवा के बोला जनगणना कर रहे हैं, पैसे वगैरह निकालने की कोशिश की जा सकती है। तो ये यहाँ पर दिखाया है कि उसको अपना अधिकृत परिचय पत्र यानी उसका आइडेंटिटी कार्ड आपको मांगना है। जो भी जनगणना करने आए तभी उसको अपनी जानकारी देनी है। कहीं पर भी किसी को OTP भी नहीं बताना है, कोई अंगूठा वगैरह मशीन पर नहीं लगाना है। तो आप अपने आसपास के जो बुजुर्ग हो गए या अपने से पुरानी वाली पीढ़ी है उसको ये चीज़ें समझा देनी है। ठीक है, घर से बाहर रहता है तो घर पे फ़ोन करके भी बता देना है, क्योंकि ये अभियान चलेगा और इस अभियान में ये जो असामाजिक तत्व है वो अपनी भागीदारी दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो थोड़ा सा हमें सजग रहने की आवश्यकता है। राज्यपाल और CM ने ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑनलाइन डाटा है वो अपलोड करें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री वजीरलाल शर्मा ने। अब है आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति लीला गिल। किसने इनको नियुक्त किया है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ की बनी थी? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की, जिसका नाम क्या था? लीला सेठ। और राजस्थान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अभी तक कोई भी राजस्थान में महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। न्यायाधीश बनी है जिनका नाम था कांता कुमारी भटनागर। तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आंध्र प्रदेश की बनी है, लेकिन हमारी वाली पूछ सकते हैं, या फिर भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, जो कहाँ बनी थी? हिमाचल प्रदेश में। तो ये 3-4 ही न्यूज़ थी आज की, कोई ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आई नहीं थी। बाकी आप अपने अमूल्य सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में देते रहिए, हमें प्रेरित करते रहिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। अपने दोस्तों को चैनल है वो शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। PDF वगैरह में डालता रहता हूँ, ठीक है। और राजस्थान हिस्ट्री की भी कल दूसरी वीडियो मैंने डाल दी थी, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर, और भी प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।